मेरी जवान बेटी हिना की हालत खराब होने लगी। वो कुछ बोलती नहीं थी और रात को जल्दी ही कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। बेटी हिना को पूछती तो वो कुछ न बताती। फिर एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे में छुप गई। रात को जब उसने कुंडी लगाकर अपने कपड़े उतारे तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई। वो तो सच्चाई जानने के लिए मैं रात के अंधेरे में ही हिना के कमरे में छुप गई। मेरी बेटी हिना किसी गुलाब की कली की तरह खिल रही थी कि अचानक ही वो मुरझाने लगी थी। हिना जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और ऐसे में कोई भी माँ अपनी औलाद को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती है। और जब मैंने हिना का इस कदर बदला हुआ रवैया महसूस किया तो सच्चाई जानने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे हिना के कमरे में छुपे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि जब हिना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाने के बाद अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद हिना ने अपने मोबाइल फ़ोन को उठाया और जो मैंने देखा वो मेरी जान ही निकाल दिए। मेरी जवान बेटी की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की नज़र लग गई हो। हर वक्त हंसने बोलने वाली हिना बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हिना को आखिर हो क्या गया है जो वो ना बात करती ना ही ढंग से मेरी किसी बात का जवाब देती है। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किसी पीर बाबा को दिखा दूं, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो बात नहीं है जो मैं समझ रही हूँ। बात कुछ और है। और जिस रात सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई, मेरी जान निकल गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई है कि मुझसे बातें छुपाने लगी है। हिना में अचानक ही बहुत बदलाव आया था। हिना रात को जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है, जबकि पहले वह कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर ही सो जाया करती थी। हमारे घर में मेरे और उसके अलावा था ही कौन। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ऊपर वाली मंजिल के कमरे में एक किराएदार को रखा था, क्योंकि हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। वो एक बहुत अच्छा और नेक लड़का था। उसका आना जाना भी हमारे ही दरवाजे से था, क्योंकि घर में एक ही रास्ता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कभी उससे कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुझे खाला कहता था और हिना को अपनी छोटी बहन मानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिना को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो इस कदर खामोश हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि उसे क्या हो गया है। पहले तो मैं जैसे ही फैक्ट्री से आती वो मेरे आगे बैठकर अपने दिन भर की दास्तां सुनाती। मेरे पीछे घर में एक पत्ता भी हिलता तो हिना मुझे उसकी खबर ज़रूर देती। उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसके लिए जो कुछ भी थी वो मैं उसकी माँ थी। लेकिन अब मैं जब भी घर आती तो हिना का रवैया कुछ अलग सा लगता और खाने के बाद वो जल्दी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाती। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। हिना के पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने हिना को अपने पलकों पर बिठा कर रखा था और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलते ही पूरा किया था। हिना के पापा मरने से पहले मेरे नाम ये घर कर गए थे, जिसमें नीचे 2 कमरे और एक हॉल था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। और अब मैंने पहली दफ़ा उस कमरे को किराए पर चढ़ाया था। जिस लड़के को मैंने किराए पर रखा था वो किसी दूसरे शहर से यहाँ नौकरी की वजह से आया था और वो सुबह होते ही मेरे साथ ही घर से निकल जाता था और हिना सारा दिन घर पे अकेली ही होती। उसने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके जिम्मे घर के कामकाज भी थे, क्योंकि मैंने तो हिना के अब्बा के इंतकाल के बाद से ही एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। अब्बास को किराए पर रखते वक्त मुझे इस बात का सुकून था कि वो मेरे साथ ही नौकरी के लिए निकल जाता है और शाम ढलते ही वापस आता है। लेकिन अब फैक्ट्री की छुट्टी के बाद मैं जब घर आती तो कभी कभी वो मुझसे पहले आया होता। उसका नाम अब्बास था और उसे देखकर मुझे यकीन हो चला था कि उसका ताल्लुक़ किसी अच्छे ख़ानदान से है। इसलिए मैंने भी उसे अपने घर में रख लिया था, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। हिना जवान हो रही थी और वो 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़ी लगने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी ही उसकी शादी करना चाहती थी।
उसके पापा के मरने के बाद मैंने अकेले घर और उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और उसे किसी सौतेले बाप के साय में पलने नहीं दिया था। लेकिन पहले ही नज़र में हम किसी के बारे में ये बात तो नहीं जान सकते। शायद मुझे भी अब्बास को जानने में कोई गलती हो गई थी। कभी कभी जैसे कोई दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है। और अब मुझे रह रह कर यह एहसास हो रहा था, फैक्ट्री से जो तनख्वाह मुझे मिलती है उससे मैं घर का खर्चा चलाती, वो पैसे महीने भर में ख़त्म हो जाते। हिना की शादी के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने अब्बास को एक अच्छी रकम पर ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था ताकि मैं जल्द से जल्द हिना की शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। अभी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन हिना की पीली पड़ती रंग और चेहरे के खौफ ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने कई दफ़ा हिना से पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो बताओ, लेकिन हिना ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोश रही। वो मेरी बेटी थी जिसे अगर धक्का भी लगता तो वह घंटों मेरे आगे रोती, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड से पाला था। लेकिन अचानक ही उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली आई थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी। हिना मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है और यही बात जानने के लिए आज मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। अभी मैं हाल में बैठे सोच रही थी कि मैं किस तरह से हिना से मालूम करूं। तभी मैंने अब्बास को घर में दाखिल होते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आते ही उसने मुझे सलाम करके हिना की तरफ देखा। उसे दिन में घर पर देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि उसकी नौकरी तो शाम तक की थी और अभी तो दिन के 12 बजे थे। और यह सोचकर मुझे परेशानी हुई कि क्या वो अक्सर ऐसे ही दिन में घर लौट आया करता था। अब्बास मेरे साथ बैठ गया और उसे देखकर हिना जल्दी ही किचन में चली गई। लेकिन अब्बास की नज़रें उसकी तलाश में थी और वह मुझसे बात करते हुए बार बार किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने अब्बास से पूछा कि ये नौकरी कैसे चल रही है। तब उसने बताया कि फिलहाल वह नौकरी की तलाश में है और जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि वो तो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। फिर वो नौकरी की क्यों तलाश कर रहा था। वो कहने लगा कि खाला 15 दिन पहले ही मेरी नौकरी खत्म हो गई है और अब मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। वो बता रहा था कि वो रोज़ ही कुछ घंटे नौकरी की तलाश में सड़कों पर घूमता है। लेकिन आज के दौर में नौकरी की तलाश इतना आसान नहीं है। वो तो और कुछ भी बहुत कह रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया था कि पिछले 15 दिन से दिन के वक्त भी घर में वो मौजूद रहता था और हिना ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। हिना की रोज़ रोज़ बिगड़ती हुई हालात और अब्बास की नज़रें मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। और जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो बयान नहीं कर सकती थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने बातों बातों में हिना से अब्बास के बारे में सवाल किए तो वह चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके बाद वो सरसरी सी हाँ हूँ में जवाब देते हुए निवाला ही खाकर उड़ गई। मैंने हिना को आवाज़ देकर कहा कि आज तो तुम्हारी पसंद का खाना बना है, फिर क्यों इतनी जल्दी खाकर उड़ गई हो। हिना पलट के मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, कहने लगी अम्मा गर्मी इतनी है कि कुछ खाने का जी नहीं चाहता। हिना की ये बातें मुझे परेशान कर गई, क्योंकि हिना को हमेशा से ही गर्मी पसंद थी। सर्दी तो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी वो कांपती रहती थी। सारी सर्दी उसे लगातार खांसी होती और वो फ्लू से परेशान रहती। आज वही हिना गर्मी से परेशान थी। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा कि बेटी कमरे का दरवाज़ा खुला रखकर सोना, गर्मी बहुत है। वो कहने लगी अम्मा मुझे बंद दरवाजे में ही नींद आती है। अगर मैं दरवाज़ा खोलकर सो जाती हूँ तो बार बार आँख खुलती है। मैंने एक गहरी नज़र हिना पर डाली, जो सर से पाँव तक बदली हुई महसूस हो रही थी। हिना तो हमेशा ही मेरे कमरे में सोने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन मैंने खुद से कुछ वक्त पहले ही उसका कमरा अलग दे दिया था। मुझे ये फिक्र सताती थी कि एक न एक दिन हिना को रुखसत होकर जाना है और अगर वो मेरी इतनी करीब रहेगी तो मेरे लिए उसे रुखसत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा हिना के अलावा कोई नहीं था। और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती। मेरी बेटी जवान हो रही थी और जवान बेटियों की माएँ अक्सर ही फिक्रमंद रहती हैं और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। न जाने क्यों सुबह से मुझे अब्बास का वजूद खटक रहा था। रात के खाने के बाद मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर बैठ गई कि चलो आज हम दोनों माँ बेटी कुछ देर बातें कर लेंगी। कि इतने में अब्बास सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला आया। शायद वो कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन हम दोनों को देखकर हमारे पास ही आ गया था। मुझे उसका इस तरह से हमारे दरमियान बैठना आज चिढ़ महसूस हो रहा था, जबकि अक्सर ही हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। जैसे ही वो हमारे दरमियान आकर बैठा तो मैं खामोश हो गई।
मैं अकेले में हिना के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी ताकि हिना से इस तब्दीली की वजह जान सकूं। लेकिन अब्बास की मौजूदगी में मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकती थी। कुछ ही देर में मैंने अब्बास से कहा कि बेटा आप भी जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है, हम दोनों भी सोने के लिए लेटने वाली हैं। जबकि मेरा इरादा सोने का नहीं था, लेकिन अब्बास को भेजने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। अब्बास शायद मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया। मैंने आज तक उसको बहुत अच्छा और नेक ही पाया था, लेकिन शैतान कब किसी को बदल दे इंसान को क्या खबर। थोड़ी ही देर में हिना भी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे अब्बास की नज़रें कुछ अजीब उलझन में डाल रही थी। उसका हिना से बात करने की कोशिश करना, बहाने बहाने से उसे देखना और दिन में मेरी गैर मौजूदगी में भी घर में होना, मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। और सबसे बढ़कर हिना का बदला हुआ रवैया। रात मैंने करवट बदल बदल कर गुजार दी और जब सुबह उठी तो हिना का चेहरा फिर से वो ही बुझा बुझा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोती ही नहीं है। मैं फैक्ट्री से इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूर मुझे हिना को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी पे अटका रहा और मैं अपना काम भी सही तरीके से न कर सकी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैंने आधा दिन गुजारा, लेकिन हिना को लेकर मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रही थी। इसलिए मैंने आधी छुट्टी ली और घर वापस आ गई। घर के दरवाजे की चाबी मेरे पास हमेशा रहा करती थी। मैंने सोचा कि हिना काम में मसरूफ होगी, इसलिए खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अब्बास हिना के पास खड़ा कुछ बात करने में मशरूफ था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। यकीनन हिना और अब्बास मिलकर कुछ ऐसा किया था कि जिसकी वजह से आलिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। हिना की खूबसूरती, जवानी और हुस्न देखकर अब्बास ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दिया हो। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अब्बास को फौरन ही चलता कर दूंगी और अब कोई नया किरदार नहीं रखूंगी। अपनी बेटी की खामोशी के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी और अब मुझे इस वजह को जानना था। और मुझे अंदाजा था कि ये वजह कहीं ना कहीं अब्बास ही है, क्योंकि अब्बास के इस घर में आने से पहले ही हिना एक आम जिंदगी गुजार रही थी। वो यहाँ से वहाँ उछल कूद रही थी और हंसती मुस्कुराती ही रहती थी। रात जैसे ही हिना अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ हिना, तुम एक बार घर के दरवाजे को अच्छी तरह से चेक करके आओ। और मैं खुद भागकर उसके कमरे में जाकर छुप गई। हिना शायद यह समझ रही थी कि मैं अपने कमरे में चली गई हूँ, इसलिए वो अपने कमरे में दाखिल हुई और उसने फ़ौरन ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में सिर्फ हम दोनों माँ बेटी ही मौजूद थे। ऐसे में उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत आ गई। उसके बाद जैसे ही उसने कपड़े उतारे तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि न जाने हिना कपड़े क्यों उतार रही थी। कहीं आवाज़ कमरे में तो नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरी जवान बेटी किसी गलत चक्कर में पड़ गई है और मेरी गैर मौजूदगी में उस कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से सारे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। हिना ने अपने पलंग पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी, लेकिन हिना ने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया। कमरे में अंधेरा था और वो शायद कमरे की बत्ती जलाना चाहती थी। उसके बाद हिना मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में अपनी अलमारी में से एक गोल सी डिबिया निकाली और उसमें मौजूद क्रीम अपने जिस्म पर मलने लगी। बहुत गौर करने पर मैंने देखा कि उसके जिस्म पर जगह जगह छोटे छोटे सुर्ख छत्ते बने हुए थे, जिन पर वो आहिस्ता से क्रीम लगा रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे बिल्कुल सही से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि हिना को कोई बीमारी हुई है और हिना को शायद इन छत्तों में बहुत तकलीफ है, क्योंकि क्रीम लगाते हुए उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी। हिना ना जाने मुझसे कब से ये बात छुपा रही थी और जाने उसे कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस कदर तकलीफ में थी। मैं जो आवाज़ को लेकर गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी, मैंने एक दफ़ा भी ना सोचा कि शायद से हिना को कोई तकलीफ हो। मैं अचानक ही पर्दे के पीछे से निकलकर हिना के सामने आई तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उससे कहा कि मुझे दिखाओ, यह तुम्हें क्या हो रहा है। मैं एकदम से रोने लगी। वो कहने लगी, अम्मा मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ है, मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ है और जगह जगह सुर्ख रंग के छत्ते बन गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि बाद में आपको बता दूंगी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आप मेरी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी।
तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन एक दिन जब अब्बास भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही पूछने लगे कि हिना, ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूरन मैंने उन्हें सब बता दिया था कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई है। तो वो कहने लगे कि मेरी अम्मा को भी यही बीमारी हो जाती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ, तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। सारा दिन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे बारे में ही सोचती रहें और परेशान रहें, इसलिए मैं ये बात आपसे छुपा ली। मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती हूँ और तकलीफ से जागती रहती हूँ। पहले तो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन जब से मैंने अब्बास भाई का दिया हुआ मरहम लगाना शुरू किया है, इस तकलीफ से थोड़ी सी कमी आ गई है। मैं अब्बास को इस कदर गलत समझ रही थी, वो तो मेरी बेटी का मसीहा निकला। मैंने हिना को डांट कर कहा कि आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छुपाना, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान रही हूँ। वो कहने लगी, अम्मा अब मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे एहसास है कि आपने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। पापा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप मुझे सौतेले बाप के साए में नहीं देखना चाहती थी। मेरी खातिर आप हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करती रही और अपनी ज़रूरतों को मार मार कर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रही। मैं जानती हूँ कि आपने अब्बास भाई को भी इसलिए किराए पर रखा है ना, कि आप मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सके, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। हिना की बात सुनकर मैंने उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह थी और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था। अगले दिन मैं हिना को लेकर एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने अब्बास की दी हुई क्रीम देखकर बताया कि हिना बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल कर रही है और यकीनन जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी बताई जिस पर हिना को अमल करना था। जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुंचे तो अब्बास सीढ़ियाँ उतरकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, खाला ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हिना मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन हिना ने यह बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे पूछा कि अब्बास तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगा कि खाला मेरी एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लगी है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिल से अब्बास को नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। वो वाकई एक नेक और अच्छा लड़का था जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो हिना को वाकई अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसने भाई होने का फर्ज निभाया भी था। शायद इसलिए उसके आजमाइश का वक्त भी खत्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटी या अब्बास के साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे उन दोनों के आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। 1 महीने के बाद ही हिना की तकलीफ और बीमारी दोनों खत्म हो गए और वो फिर पहले की तरह घर में उछलती फिरती रह रही थी और मैंने सुकून का सांस लिया था। माँ अपनी बेटियों को हंसता मुस्कुराता देखकर ही जीती है। हिना को हंसता मुस्कुराता देख मुझे नई ज़िंदगी मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।